नमस्कार, अभिमान क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता था कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है अभी वोल्केनो वाला, और जिसमें हमने पूर्व के वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन और इससे निकलने वाले पदार्थों के बारे में चर्चा कर ली है। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो हो रहा है यहाँ से स्टार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के कारण, फिर पढ़ेंगे इसके प्रकार, सक्रियता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर, अम्लीयता, क्षारीयता की विस्फोटक कितना खतरनाक है वो, और भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर हम लेंगे। फिर लेंगे कि इससे कौन कौन सी टोपोग्राफी कलाकृतियां बनती है, क्योंकि हमारा जो ज्योग्राफी हर बार यही कहता हूँ कि इसका जो पढ़ने का उद्देश्य है वो है हमारा टोपोग्राफी पढ़ना, और ये इसके बहुत जरूरी है, आंतरिक व बाह्य। फिर कहेंगे कहाँ कहाँ ज्वालामुखी अधिक होती है और उसका फिर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, उत्पत्ति के बारे में बात करें तो चार कारण, ये क्या पहले मैं इसलिए बता लेता हूँ कि ताकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा बन जाता है। अब लेते हैं उत्पत्ति। सबसे पहला उत्पत्ति का कारण है प्लेट विवर्तनी की। प्लेट विवर्तनी के कारण क्या होता है, ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जैसा कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में कहते हैं कि जब प्लेटें एक दूसरे के पास में आती है, एक दूसरे के पास में आता है, उसको कहते हैं अभिसरण। क्या करते हैं, कन्वर्जेशन। तो जब पास में आती है तो कोई प्लेट क्षेपण करके अंदर जाती है, उसका आगे का भाग पिघल जाता है, जो कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब पढ़ रहे थे उसमें बताया कि यहाँ पर अतिरिक्त मैग्मा का चेंबर बनता है, और उससे क्या है कि प्रेशर लगकर उस सतह को तोड़कर और वो मैग्मा बाहर आता है, इससे ज्वालामुखी घटित होती है। या फिर होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है, दूर जाती है, अपसरण होता है, उसका डाइवर्जेंस होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्लेट खुल जाती है, तो नीचे की जो चट्टानें होती है वो जो ठोस अवस्था में व्यवहार करती है वो द्रव में पिघलकर बाहर सतह पर प्रकट हो जाती है, और इससे भी हम कहते हैं ज्वालामुखी उद्गार होता है। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार या प्लेट विवर्तनी की जो घटनाएं होती है, प्लेट विवर्तनी की क्या होता है, प्लेटों की गति में होने वाला संचलन प्लेट विवर्तनी की कहलाता है। दूसरा इसके अंदर हम ले लेते हैं हॉट स्पॉट। कई ऐसे हमारे भूपृष्ठ पे ऐसे कमजोर भाग हैं जहां पर वो प्लेटों के आंतरिक भाग होते हैं, जहां पर क्या है कि मैग्मा चेंबर जो नीचे से उसके बीच में एक पाइप जैसा एक संबंध होता है, जिसको हम पीचक या प्लूम या उसको जेट बोलते हैं। तो उसके अंदर से भी लावा क्रम से बाहर निकलता रहता है, जैसे हवाईयन द्वीप पे। हॉट स्पॉट की जो संकल्पना है, हॉट स्पॉट जो दिया है वो टूजो विल्सन ने दिया है। एक हॉट स्पॉट होता है हमारे किसमें, पर्यावरण विज्ञान में, या हम बोल सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर, जिसमें विभिन्न जो जनजातियां होती है या जहां जैव विविधता वाला जो क्षेत्र होता है और उसको इन फ्यूचर में उनके नुकसान का संभावना है, ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट कहते हैं। ये हमारा हॉटस्पॉट जियोमॉर्फोलॉजी का है, जिसमें मैग्मा का जो आंतरिक मैग्मा चेंबर है उसका भूपृष्ठ से एक पिचक या नाली के द्वारा, नालीनुमा, नाली को बनती थोड़ी है, नालीनुमा एक संपर्क होता है, उसको पिचक या प्लूम के द्वारा जब लावा बाहर निकलता है तो उसे भी हॉटस्पॉट कहते हैं, उससे भी ज्वालामुखी उद्गार होता है। हवाई द्वीप पर ऐसे अक्सर देखे जाते हैं। तीसरा जो कारण है इसका वो है अतिरिक्त गैस का बनना, अतिरिक्त गैसों का निर्माण। ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है कि जब प्लेटें एक दूसरे की क्षेपण करती है तो उसके साथ पानी, जो महासागरीय प्लेटें होती है उनका पानी भी अंदर साथ रिस के चला जाता है, जिससे कि अंदर एक अतिरिक्त गैस बन जाती है, और गैस जब बाहर निकलती है विस्फोट पटल को तोड़ के, तो इससे भी हमें क्या मिलता है, वहां पे ज्वालामुखी की क्रियाएं घटित होती है। और ये सब, और पर्वत निर्माण, जहां जहां पर्वत निर्माण हुए हैं वहां भूपृष्ठ कमजोर होता है, वहां पर भी ज्वालामुखी अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं। आप पर्वतों को अपन लिंक कर सकते हैं कि प्लेटों के किनारों पे बनते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीन मुख्य कारक है जिनसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। अब बात करते हैं सक्रियता की बात, क्योंकि डिटेल में इतना ही लेना है, समझना नहीं है आपको, इतना कर लो कि एग्जाम में क्वालिफाई कर लें। सक्रियता में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है, कौन सा ज्वालामुखी शांत है, कौन सा ज्वालामुखी सुषुप्त है, कौन सा, है ना। तो इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं उनको हम कहते हैं इस प्रकार। अब बात करते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी जिनका समय समय पर उद्गार होता रहता है, ऐसे ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसमें हम कह सकते हैं एक तो मोना लाओ हवाई द्वीप का है, वो है एटना का, एटना, माउंट एटना इटली का, स्ट्रोम्बोली ये भी इटली का है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली का है भूमध्य सागर का, क्या कहते हैं इसको, प्रकाश स्तंभ।
तो और ये लिपारी द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर। एटना है सिसिली द्वीप पर, और विश्वेश है नेपल्स की खाड़ी के पास। ये 3 है वहां पर, लेकिन हम बात कर रहे हैं विश्वेश तो सुश्रुत में आएगा, विश्वेश इसमें नहीं है, ये इटली की बात है। और इसमें भारत का एकमात्र अंडमान में स्थित बेरन ज्वालामुखी भी इसमें ही है। माउंट एरेबस है वो अंटार्कटिका में है, जो भी क्या है सक्रिय प्रकार का ज्वालामुखी है। मियान ज्वालामुखी फिलीपींस में, और पिनाटुब्बा ज्वालामुखी है वो फिलीपींस में। ये कुछ इंपोर्टेंट उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी के। फिर आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। डोरमेंट ज्वालामुखी होते हैं ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार लंबे समय तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कभी उद्गार हो सकता है लंबे समय के बाद। ये सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं। खतरनाक इसलिए होते हैं कि जैसे मान लो आज यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, आने वाले 200 साल, 300 साल, 500, 400 साल या 700 साल तक यहाँ पर कोई नहीं होता है। तो आने वाली पीढ़ी क्या होती है यहाँ पर अपने, क्योंकि ये सोचते हैं कि ज्वालामुखी से उद्गार से काली मिट्टी जमा होती है, जो मिट्टी होती है, तो धीरे धीरे वहां बस्तियां बसने लगती है, और उन बस्तियों के बसने के बाद अचानक फिर ज्वालामुखी फट जाता है, तो यहाँ पर जनधन की हानि होती है। इस प्रकार ये सबसे खतरनाक है, डोरमेंट वाले ज्वालामुखी है, सुषुप्त प्रकार के ज्वालामुखी है ये सबसे। और इसमें जो आता है वो इटली का वेसुवियस आता है, क्राकोटोवा इंडोनेशिया जावा द्वीप वाला जो सबसे खतरनाक स्पॉट होता है इसका। इसके अंदर भारत का नारकोंडम अंडमान में है, नारकोंडम वो सबसे इसमें भी शामिल होता है। तो ये इस प्रकार का। और फ्यूजियामा जापान का फ्यूजियामा भी इसका उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार हो गया और इसके कभी वापस उद्गार के कोई में प्रमाण नहीं मिलते हैं, या जिसके क्रेटर बढ़ जाने से वो होता है, जिसके क्रेटर का ऊपरी भाग जब विस्तारित पड़ेंगे तो कहीं क्रेटर क्या है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसका उद्गार एक बार हो गया और फिर कभी उद्गार नहीं था, ऐसे ज्वालामुखी में हम क्या लिख सकते हैं कि चिम्बोरेंजो इटली का चिल्ली का चिम्बोरेंजो है, किलीमंजारो तंजानिया के अंदर है, एंकांगुआ अर्जेंटीना का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी, ठीक है। और वैसे सक्रिय ज्वालामुखी लेंगे तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी होता है कौन सा? कोटोपेक्सी जो है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में आता है, और एंकांगुआ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो शांत है। फिर आता है इसके अंदर कोहे सुल्तान हो जाएगा, इसके अंदर देवबंद है, पोपा है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल है जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है विस्फोटकता के आधार पर ऐसे ज्वालामुखी उद्गार जिनका उद्गार दरार के सारे होता है, दरार से उद्गार होता है, उनको क्या कहते हैं? दरारी उद्भेदन वाले कहते हैं। जैसे स्नेक का पठार कोलंबिया का है, प्राना पठार ब्राजील का है, लाकी का जो है वो, और हम दक्कन का ट्रेप में ले सकते हैं क्योंकि ये भी दरार यहाँ पर फैलाता। केंद्रीय उद्भेदन वाले सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें विस्फोटकता अधिक होती है। इन जो केंद्रीय उद्भेदन से निकलते हैं उनमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, तो अधिक ऊंचाई तक जाते हैं और ये खतरनाक भी होते हैं, जो किसी छेद के माध्यम से उद्गार होता है। फिर आता है अम्लीयता क्षारीयता। अम्लीयता और क्षारीयता हमने कल भी लिए थे, लावा का प्रकार पढ़ रहे थे कि जिन लावा के अंदर सिलिका की मात्रा कम होती है वो लावा कहलाता है क्षारीय या बेसाल्टिक। जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी वो कहलाएगा क्या? अम्लीय। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि सिलिका की मात्रा जितनी अधिक होगी, लावा जो मैग्मा है वो इतना ही कठोर होगा, तो उसका विस्फोट उतना ही अधिक होगा, उतना ही भयंकर होगा। तो जैसे जैसे हम यूं जाएंगे सिलिका की मात्रा, ये इसके प्रकार है, तो सिलिका की मात्रा बढ़ती जाएगी। जैसे हवाई तुल्य द्वीप है, इसमें क्या होता है? सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है, बेसाल्टिक प्रकार का होता है। क्षारीय में अम्लीयता की मात्रा कम होती है, तो ये जैसे लावा निकलता है वो फैल जाता है। स्ट्रोंगली तुल्य, इसके विस्फोटक इसकी तुलना में थोड़ा तीव्र होता है। वोल्केनो होता है, इसका विस्फोट खतरनाक होता है और ये अपनी आकृति कैसा बनाता है? गोभी के फूल जैसी, गोभी के फूल सदृश इसकी आकृति बनती है। ये आप कई बार बोलते हैं गोभी के फूल सदृश किस प्रकार की आकृति है, या आया क्वेश्चन, तो ये वोल्केनो ज्वालामुखी है, वोल्केनियम ज्वालामुखी है, उस तुल्य ज्वालामुखी में गोभी का आकार बनता है। पीलियन तुल्य, ये मार्टिनिक द्वीप पर पीली देवी के नाम पर इसका नाम पीलियन रखा है, जिसमें क्या होता है कि इसमें कई बार चमकीले बादल बनते हैं, आकाश में बहुत सारे चमकीले बादल बनते हैं, उनको
अर्डेंट कहते हैं। आकाश में रंग बिरंगे चमकीले बादल बनते हैं, उनको अर्डेंट कहते हैं। इसमें क्रोकोटोवा है, हिपक तुल्य ज्वालामुखी भी कह सकते हैं इसको, माउंट ताल तुल्य, ये क्रोकोटोवा तुल्य ज्वालामुखी भी इसको बोलते हैं, पीलियम तुल्य। और विश्वेश तुल्य ज्वालामुखी है, इनमें अम्लता की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होते हैं पीलियम तुल्य के बाद ये। तो इस प्रकार ये हमारे अम्लता के आधार पर आ गए। स्थिति के आधार पर इतना कुछ नहीं है, बस ऐसे है जो प्लेटों के किनारों पे जो ज्वालामुखी है वो प्लेटों के सीमांत वाले ज्वालामुखी कहलाएंगे। कुछ ऐसे जो ज्वालामुखी की प्लेटों के बीच में होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा है हॉट स्पॉट वाले ज्वालामुखी है, वो इस प्रकार के ज्वालामुखी कहलाएंगे। अब लेते हैं हम ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियां। दोस्तों स्थलाकृतियां बहुत जरूरी है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने का उद्देश्य हमें स्थलाकृतियां आनी चाहिए। अब ज्वालामुखी की जो स्थलाकृतियां उनको लेते हैं बाह्य एवं आंतरिक स्थलाकृतियां। ऐसी स्थलाकृतियां जो लावा के जमाव से भूपटल या पृष्ठ के ऊपर बनती है, कुछ ऐसी होती है जो क्रस्ट के अंदर ही बनती है, लावा बाहर नहीं प्रकट हो पाता है। जिसमें आता है पहले इग्मेनब्राइट। इग्मेनब्राइट होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा जो ज्वालामुखी से उद्गार से पदार्थ होता है वो बहुत दूर जाकर जमा हो जाता है, उद्गार से बहुत दूर, केंद्र से मतलब जो उद्गार से बहुत दूर जाता है उसको कहते हैं इग्मेनब्राइट। फिर होता है लावा डॉट। जो लावा डॉट क्या होता है कि ये जो लावा का जो ज्वालामुखी मुख का जो छिद्र होता है इसको हम कहते हैं क्रेटर या वीवर। ये वीवर जब पूरा का पूरा लावा से जमा हो जाए तो उसको कहते हैं लावा डॉट। फिर जो ज्वालामुखी नली होती है उसको, इसकी नलिका कहते हैं, इसको वेंट भी कहते हैं, ज्वालामुखी की वेंट। इसमें ये जो नली में जमा हो जाए पूरा पूरा लावा, इसमें नहीं जमा, लावा डॉट हो गया ऊपर वाला, इसमें जम जाए पूरे में, तो इसको हम कहते हैं ज्वालामुखी गिरवा। ज्वालामुखी की गर्दन एक तरह से इसमें जम गया। फिर होता है ड्राइटम। ड्राइटम कुछ नहीं है, ज्वालामुखी डॉट और ज्वालामुखी गिरवा का जो सम्मिलित रूप है वो डायटर्म कहलाता है। ये आपको याद करना था। फिर होता है सिंटर शंकु। सिंटर शंकु क्या होता है कि इसमें जल की मात्रा कम होती है। ऐसा लावा जिसमें जल की मात्रा कम हो और ढेर सदृश से जमा हो जाए, चींटी के तेल सदृश से एक शंकु के रूप में जमा हो जाए, उसको सिंटर शंकु कहते हैं। इसका अपरदन अपक्ष बहुत जल्द होता है क्योंकि इसका संगठन मजबूत नहीं होता है। फिर होता है लावा शंकु। लावा शंकु दो प्रकार का होता है, बेसाल्टिक या क्षारीय या अम्लीय। अम्लीय और क्षारीय लावा के जमाव से बनने वाले शंकु लावा शंकु कहलाते हैं। फिर होता है मिश्रित शंकु। मिश्रित शंकु सबसे ऊंचे शंकु होते हैं। ये क्या होते हैं कि एक बार उद्गार हुआ, यहां तक जम गया, फिर यहीं पे उद्गार हो रहा है, दूसरी बार फिर लहर जम गई, तीसरी बार फिर, तो परत दर परत इसमें बहुत सारे शंकु लहरें बन जाती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मिश्रित शंकु या परतदार शंकु भी कहते हैं। ये जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, ऊंचे पर्वत जो मिश्रित शंकु का उदाहरण है, जिसमें हम फ्यूजियामा ले सकते हैं, पोपोकेपिटल मैक्सिको का है वो ले सकते हैं, हुड सस्ता जो कहाँ का यूएसए का है वो है। जितने भी हमारे जो मुख्य पर्वत है, वेसुवियस है, ये सब इसके मिश्रित शंकु के उदाहरण है। फिर होता है प्रीपोसिस शंकु। प्रीपोसिस शंकु ऐसा होता है कि कई बार जब सक्रिय ज्वालामुखी वाले क्षेत्रों में लावा डाट मजबूत हो जाए, ये ज्वालामुखी उद्गार से टूट नहीं पाता है, तो ये जो नली है इसमें से इधर की साइड जाकर यहाँ पर छोटा शंकु बन जाता है। साइड में जो शंकु बनते हैं उनको कहते हैं प्रीपोसित शंकु। फिर आता है क्रेटर या वीवर। ज्वालामुखी के ऊपर निर्मित गर्तनुमा जो भाग होता है उसको हमने क्या कहा था अभी, ये है क्रेटर। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, क्रेटर कहलाता है। ये गोल नहीं बना रहा हूं, इसमें ये ऊपर जो छेद होता है इसमें ये क्रेटर है। इस क्रेटर में जब पानी भर जाता है तो उसको कहते हैं क्रेटर झील। जैसे महाराष्ट्र की लोपोर झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। टीटिका झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। तो और ये जब क्रेटर का बड़ा क्रेटर हो जाए, बिग क्रेटर, उसको कहते हैं काल्डेरा। क्या कहेंगे, बड़े क्रेटर को क्या कहते हैं, काल्डेरा कहते हैं। बड़े क्रेटर में झील जो काल्डेरा है उसमें पानी बढ़ जाए तो वो काल्डेरा झील कहलाता है। क्रेटर का जो छोटा रूप होता है, क्रेटर से छोटा जो गर्त होता है उसको कहते हैं मार। और जब क्रेटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे शंकु बन जाए या उसके अंदर बहुत सारे शंकु मतलब क्रेटर बन जाए, शंकु बनेगा और क्रेटर बनेंगे, तो उस प्रकार एक क्रेटर में बहुत सारे क्रेटर बनने से क्या होता है, घोंसलाकार क्रेटर उसको कहते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या होता है, कई बार यहां पर इस क्रेटर के अंदर एक ही
शंकु बने, गुम्बद के रूप में उठ जाए एक शंकु, तो उसको कहते हैं थोलाइड। क्या कहते हैं उसको? थोलाइड। एक बने तो उसको कहते हैं थोलाइड। और ये पूरा पूरा यहां पर एक गुम्बद के रूप में उठ जाए पर्वत, तो उसको कहते हैं कुमुलोडोम। क्या कहते हैं उसको? कुमुलोडोम। अब होता है हॉगबैक। हॉगबैक क्या होता है कि जब कोई श्रेणी का निर्माण होता है, जब किसी श्रेणी का निर्माण होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग एक कटक के रूप में अवशिष्ट बन जाए और ये बार बार अपरदन से तीखा हो, बिल्कुल तीखा सा कटक बन जाए, तो ऐसा कटक जैसे सुअर की जो पीठ होती है ना वैसे हो जाए, तो उसको कहते हैं हॉगबैक कटक। हॉगबैक सुगर कटक या हॉगबैक कहते हैं। उसके बाद लावा, जब बेसाल्टिक लावा सतह पे आकर फ्लो करके एक पठार के रूप में जम जाता है, उसको कहते हैं लावा पठार। जब अम्लीय लावा, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, केंद्रीय उद्भेदन वाला होता है, वो जब जाके पर्वत के रूप में जमा हो जाता है, जिसका ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाता है, उसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पठार जब अपरदन अपक्षय से छोटे छोटे टेबुलनुमा आकृति में बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं मेसा। और मेसा का जो छोटा रूप होता है अपरदन अपक्षय कारण, ये वाला भाग है, इसमें यहां पर भी अपरदन हो गया, यहां अपरदन हो गया, तो ये टेबुलनुमा भाग जो बच जाता है ऐसे, तो इनको क्या कहते हैं? मेसा। और छोटा रूप कहलाता है गुट्टी। इस प्रकार की हमें बाहरी स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम आंतरिक स्थलाकृतियों के बारे में। अब इसमें क्या है, आंतरिक स्थलाकृतियों में एक डायग्राम है, इसके द्वारा पूरी स्थलाकृतियों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो कई बार क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा लावा धरातल या सतह पर नहीं आकर आंतरिक परतों में जब जाता है, उसको कहते हैं ज्वालामुखी की अभ्यंतरिक स्थलाकृतियां या आंतरिक स्थलाकृतियां कहते हैं। जिसमें अब इसमें देखो पूरी की पूरी चीजें जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब वो लावा आकर गुम्बद के रूप में, बहुत विशाल गुम्बद में, बहुत ही सबसे अंदर हो जाए, ऐसी स्थलाकृतियों कहते हैं बेथोलिथ। क्या कहेंगे उसको? बेथोलिथ। ऊपरी परतों में ठीक ऐसा गुम्बद लेकिन इससे छोटा गुम्बद होता है, उसको कहते हैं लोकोलिथ। उसको क्या कहेंगे? लोकोलिथ, छोटा गुम्बद। जब ये छतरी के रूप में इसी डोम में से एक भाग रह जाए जो छतरी पर नहीं आए, छोटा एक छतरी नुमा बन जाए, उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट कहते हैं। कई जगह ये डाइक का पतला रूप भी शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट हो गया। अब ये होता है एक अभ्यंतरिक परतों में जो उल्टा, जिसका आधार ऊपर और सिर नीचे, कटोरा नुमा आकृति, तस्त्री नुमा आकृति जो होती है, बेसिन नुमा जो आकृति होती है, वो ये, इसको कहते हैं लोपोलिथ। और अगर अभ्यंतरिक परतों में यही एक लहरदार रूप में जम जाए, उसको कहते हैं फेकोलिथ। लहरदार रूप में जमने वाली को क्या कहेंगे? फेकोलिथ। समानांतर जम जाती है, उसको कहते हैं सील। सील का अपरदन अपक्षय होकर पतली सील बन जाए, उसको कहते हैं सीट। और यही लंबा तिर्यक रूप से जम जाए, उसको कहते हैं डाइक। तो इस प्रकार ये मोटा मोटा हो गया। बड़ा विशाल गुम्बद बेथोलिथ, छोटा गुम्बद लोकोलिथ, इसका आधार नीचे की साइड है, सिर ऊपर की ओर। बेकोलिथ का जस्ट उल्टा बोल सकते हैं, लोकोलिथ है लेकिन इसका आधार ऊपर, सिर नीचे, तस्तीनुमा कटोरनुमा आकृति है, सांप जैसे लहरदार आकृति फेकोलिथ, समानांतर सीट और डाइक तिर्यक होती है। इस प्रकार ये हमारी स्थलाकृतियां हो गई। अब बात करते हैं वितरण। वितरण में सर्वाधिक के जो मिलते हैं वो मिलते हैं प्री प्रशांत पेटी में। जो प्री प्रशांत वल्ले का है उसमें ये मिलते हैं। इसके आधार पर इनको भी क्षेत्र में बांट देते हैं। अब जो इसमें वितरण है, वितरण में सबसे अधिक जो ज्वालामुखी आते हैं वो आते हैं प्लेटों के टकराने वाले किनारों पर, जहां प्लेटें एक दूसरे की ओर अभिसृत होती है। कन्वर्जन जो किनारा होता है उन पे सर्वाधिक होते हैं। कई बार इनकी परसेंटेज पूछ लेते हैं, वो भी आप ध्यान रखना। 80% ज्वालामुखी है वो अभिसरण के वाले किनारे पर हैं, जहां प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हुई टकराती है। इसको विनाशात्मक किनारा भी कहते हैं क्योंकि प्लेटें नष्ट होती हैं। यहाँ पर 15% जो है ज्वालामुखी वो होते हैं अपसरण किनारे पर, जहां पर प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है। 5% अन्य या आंतरिक जो हॉटस्पॉट वाले भाग है उनमें होता है। तो ये तो हमें इस प्रकार याद रखना है, 80, 15 और 5। अब बात करते हैं सर्वाधिक कहां आते हैं। तो सर्वाधिक आते हैं प्री प्रशांत, बता रहा था मैं। ये यहां से पूरे के पूरे अपने इंडोनेशिया वाला भाग है, जापान, फिलीपींस
और यहां से ये जाता है अमेरिका के पूर्वी कटक पे एंडीज रॉकीज होते हुए वापस से यहाँ पर आकर मिलता है। सर्वाधिक जो कोटोपेक्सी है, कोटोपेक्सी, चिम्बोरेंजो, एंटागुआ, मियान, फिलीपींस में क्या मियान है, और अपना ये जो फ्यूजियामा है, तो माउंट इरेबस है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई भी, इसके किनारों के बाहर जाते हैं, इसके अंदर कोई भी ऐसा ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। तो लगभग विश्व के 66% ज्वालामुखी इसी पेटी से संबंधित है, इसलिए इसको अग्निवल्लिका कहते हैं। रिंग ऑफ फायर इसको कहते हैं। इसको बेनी हॉप ऑफ जॉन भी कहते हैं। एक तो मेघमा के चेंबर को कहा था और एक इसको कहते हैं। उसके बाद में है एक अपनी मध्य महासागरीय कटक, जो अटलांटिक कटक है, उसके सारे भी ज्वालामुखी आते हैं। फिर एक होता है मध्य, जो अल्पस है, हिमालय वाला जो क्षेत्र है, इसमें जाकर ये मिल जाती है। तीसरा बेल्ट ये है, और अन्य आंतरिक जो हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र है वहां पर भी ये आते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे वितरण क्षेत्र हो गए हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव की। देखो, प्रभाव किसी चीज के दो होते हैं, अच्छा प्रभाव भी होता है, बुरा प्रभाव भी। लाभ और हानि हमेशा साथ चलती है। कहीं पर भी देख लेना आप, किसी से कोई इंसान है, उसमें अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। कोई भी सरकार है वो अच्छी भी है तो बुरी भी है। तो इसी प्रकार ज्वालामुखी की कुछ अच्छाइयां भी है तो इसकी कुछ बुराइयां भी है, नकारात्मकता। अच्छाई तो ये है कि इससे हमें पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऐसा कोई गर्म पदार्थ है। अच्छा, ये दूसरा है कि इससे हमारे जो आंतरिक भाग में स्थित खनिज तत्व हैं वो सतह पर प्रकट होते हैं, खनिज हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार। और नुकसान है कि इससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, इससे जन सामान्य को हानि होती है, जनधन की हानि होती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। जो बांध है कई बार वो फूट जाते हैं, कई मालो बना हो, ऐसी कई चीजें, भूकंप भी इसके साथ में आता है। तो ये सारी चीजें इसकी नकारात्मकता बनाती है कि इससे बहुत नुकसान भी होता है। इससे नई नई झील बनती है, लाभ इसका, क्रेटर झील बनती है। तो झील बनेगी, एक मनोरम प्राकृतिक, जो मतलब कई बार हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक मनोरंजन का स्थल उपलब्ध करवाती है ज्वालामुखी। तो ये चीज है, हर चीज में अच्छाई और बुराई है। ये वीडियो बनाया है, इसमें कुछ अच्छा भी होगा तो कुछ आपको हो सकता है पसंद भी नहीं आए। तो ये चीज है, कुछ लोगों को पसंद आता होगा, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता है। तो इस प्रकार ये चीज चलती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कल भूकंप।